बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। क्या पश्चिम बंगाल की सियासत में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसने दशकों पुरानी सत्ता की जड़ों को हमेशा के लिए उखाड़ फेंका है? क्या एक अकेला नेता बंगाल के बाहुबलियों और खौफ के सौदागरों की नींद उड़ाने के लिए काफी है? और आखिर कैसे एक ही झटके में ममता दीदी का अजेय माना जाने वाला किला ढह गया? नमस्कार दर्शकों, आज की यह विशेष न्यूज रिपोर्ट आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह महज एक राजनीतिक बदलाव की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे राज्य के पुनर्जन्म की गाथा है जिसने लंबे समय तक तुष्टीकरण और खौफ का साया झेला है। पश्चिम बंगाल को उसका नया मुख्यमंत्री मिल गया है और यह कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के वो कद्दावर नेता हैं जिनके नाम मात्र से बंगाल के गुंडों और उपद्रवियों में सिहरन दौड़ जाती है। जी हां, शुभेंदु अधिकारी अब पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। यह फैसला विधायक दल की बैठक में पूरी शान और एकमत के साथ ले लिया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल में पहला मुख्यमंत्री होगा और इसके साथ ही एक ऐसे युग की शुरुआत हो रही है जिसने पूरे देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। बहुत सारे लोगों के माथे पर पसीना आ गया है, बहुतों की रातों की नींद उड़ चुकी है और जो लोग अब तक सत्ता के नशे में चूर होकर खुलेआम गुंडागर्दी करते थे, वे अब पश्चिम बंगाल छोड़कर भागने की फिराक में हैं। आखिर ऐसा क्या है इस एक नाम में? आखिर शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान होते ही ऐसा क्या बदल गया कि पूरा का पूरा सिस्टम ही घुटनों पर आ गया? आज हम आपको इस रहस्य की हर एक परत खोलकर दिखाएंगे। इस बात को गहराई से समझना होगा कि शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह भारत के उस राजनीतिक परिदृश्य का एक नया अध्याय है जिसे आप उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और असम में हेमंत विश्व शर्मा के रूप में देख चुके हैं। जो लोग महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की कार्यशैली को जानते हैं वो समझ सकते हैं कि अब उसी तर्ज पर बंगाल में भी सुशासन और सख्ती का एक नया मॉडल लागू होने जा रहा है। आप इसे बंगाल का नया योगी मॉडल कह सकते हैं, जो बिल्कुल नए और आक्रामक अंदाज में दिखने वाला है। जब खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान किया तो पूरे पश्चिम बंगाल में खुशी की एक ऐसी लहर दौड़ पड़ी जिसका इंतजार वहां की जनता दशकों से कर रही थी। इस ऐलान का तरीका भी बेहद खास था। अमित शाह बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक वहां पहुंचे थे। उन्होंने एक एक विधायक से बात की, नब्ज टटोली और जब वो मंच पर आए तो उनका बयान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई है, कई प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि सभी प्रस्तावों में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम उभरकर सामने आया। उन्होंने दूसरे नाम के लिए भी पर्याप्त समय दिया, लेकिन कोई दूसरा नाम सामने आया ही नहीं। इसके बाद पूरी भव्यता के साथ श्री शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधायक के रूप में निर्वाचित घोषित कर दिया गया। फूलों के गुलदस्ते और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जब उन्होंने यह जिम्मेदारी स्वीकार की तो मानो बंगाल की हवाओं में एक नया आत्मविश्वास घुल गया हो। शुभेंदु अधिकारी का व्यक्तित्व ऐसा है जिसमें कोई भ्रम या कंफ्यूजन नहीं है। वह बहुत साफ शब्दों में अपनी बात रखते हैं। उनका एक पुराना बयान आज भी लोगों के कानों में गूंजता है, जहां वे डंके की चोट पर कहते हैं कि मैं पहले हिंदू हूं। उन्होंने साफ कहा कि नंदीग्राम की हिंदू जनता ने उन्हें जिताया है। पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। जबकि एक खास समुदाय का पूरा वोट उनकी विरोधी पार्टी को गया। उनका मानना है कि जब एक वर्ग कट्टरवाद का रास्ता चुनता है तो उनका अपना मार्ग भी बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। वे साफ कहते हैं कि वे अपने उन हिंदू भाइयों के लिए काम करेंगे जिन्होंने उन पर भरोसा जताया है। उनके विजन में प्रधानमंत्री मोदी का विकास भी है, उत्तर प्रदेश जैसा कड़ा सुशासन भी है और असम की तरह घुसपैठियों को जड़ से खत्म करने का संकल्प भी है। जय श्री राम के नारों के बीच जब वो मंच से बोलते हैं तो उनका आत्मविश्वास देखने लायक होता है। उनका एक और बयान बहुत वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो कुछ उपद्रवी बच गए हैं, नई सरकार बनते ही उनका पूरा इलाज किया जाएगा। यह इलाज कैसे होगा, इसकी झलक भी उनके पुराने बयानों में मिलती है। वे खुद को एक ब्राह्मण परिवार का बेटा बताते हैं जो सनातन धर्म का पूरी निष्ठा से पालन करता है। उनका कहना है कि वे एक जनप्रतिनिधि हैं और मानव सेवा ही उनका असली धर्म है। जिस तरह असम में चुनाव जीतने के बाद वहां के मुख्यमंत्री के मन में कोई शंका नहीं थी कि उन्हें किसके लिए काम करना है, ठीक वही स्पष्टता शुभेंदु अधिकारी में है। वे साफ कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास होगा, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति अब और नहीं चलेगी।
उनका स्पष्ट मानना है कि अगर कोई वर्ग उनके साथ नहीं जुड़ना चाहता या उन्हें वोट नहीं देता तो जबरन किसी अल्पसंख्यक मोर्चे की कोई जरूरत नहीं है। यह वो बेबाकी है जो आज से पहले बंगाल की राजनीति में कभी किसी ने नहीं दिखाई। उन्होंने बंगाल के बहुसंख्यक समुदाय को याद दिलाया है कि कैसे पिछली सरकार में उन्हें प्रताड़ित किया गया। वे खुलेआम आह्वान करते हैं कि हर सनातन मानने वाले के घर पर भगवा ध्वज लहराना चाहिए, मंदिरों में लाउडस्पीकर बजने चाहिए और जिहादी मानसिकता वाले लोगों को पूरी तरह अलग थलग कर देना चाहिए। उनका तो यहां तक कहना है कि जिस तरह दुनिया के दूसरे देशों में आतंकवाद को कड़ा सबक सिखाया गया है, उसी तरह भारत के 100 करोड़ सनातनियों के हित में इस सरकार को भी कड़े कदम उठाने चाहिए। इस विजन में कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, कोई राजनीतिक पर्दा नहीं है। यह एक ऐसे नेता की दहाड़ है जो जमीनी हकीकत को समझता है। अब जरा यह भी समझ लीजिए कि आखिर यह कद्दावर नेता राजनीति के इस शिखर तक पहुंचा कैसे। यह कोई रातों रात मिला मुकाम नहीं है। यह किसी परिवारवाद या पैराशूट से उतरा हुआ नेतृत्व नहीं है। उनका जन्म पूर्व मेदिनीपुर के एक बहुत ही प्रभावशाली राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता खुद एक बहुत बड़े नेता रहे हैं, लेकिन शुभेंदु ने अपनी जमीन खुद तैयार की। 19 साल की कच्ची उम्र में उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की। संघर्ष करते हुए वे पार्षद बने और फिर जब तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ तो वे उसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहे। आपको याद होगा जब बंगाल में 34 साल पुरानी वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंकने का आंदोलन चला था। उस दौर में नंदीग्राम के भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन के सबसे बड़े और प्रमुख चेहरे शुभेंदु अधिकारी ही थे। उन्होंने अपना खून पसीना एक करके पुरानी सरकार को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया था। वे 2 बार सांसद रहे, कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री रहे और सरकार में दूसरे सबसे ताकतवर इंसान माने जाते थे। लेकिन वे जल्द ही समझ गए कि उस पार्टी में सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद हावी है। उन्हें एहसास हो गया कि चाहे वो कितनी भी मेहनत कर लें, सत्ता की चाबी अंततः भतीजे को ही सौंपी जाएगी। इसी घुटन और सिद्धांतों के टकराव के चलते उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास है। उन्होंने नंदीग्राम के उसी ऐतिहासिक मैदान में अपनी पुरानी बॉस और तत्कालीन मुख्यमंत्री को चुनावी रण में धूल चटा दी। उनकी एक और बड़ी खासियत यह है कि उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से समाज को समर्पित कर दिया है। उन्होंने शादी नहीं की है। जब उनसे पूछा जाता है कि वो इतनी मेहनत किसके लिए करते हैं, तो वे बहुत ही विनम्रता से कहते हैं कि उनका अपना कोई परिवार नहीं है, बंगाल की जनता और देश ही उनका परिवार है। इधर शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां चल रही हैं। कोलकाता के विशाल परेड ग्राउंड में एक महा आयोजन की रूपरेखा तय हो गई है। बड़े बड़े वीवीआईपी कार्ड छप चुके हैं जो हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला में बांटे जा रहे हैं। लेकिन इस जश्न से ठीक पहले बंगाल की राजनीति में जो संवैधानिक ड्रामा चला, उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को एक ऐसा अभूतपूर्व और कड़ा कदम उठाना पड़ा जो शायद ही पहले कभी देखा गया हो। जब चुनाव के नतीजे आ गए और जनता ने मौजूदा मुख्यमंत्री को बाहर का रास्ता दिखा दिया, तब भी वे कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो ऐसे व्यवहार कर रही थीं जैसे कोई बच्चा अपना खिलौना छोड़ने को राजी न हो। इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया गया। ऐसे में भारत के संविधान ने जो ताकत एक राज्यपाल को दी है, उसका पूरा इस्तेमाल हुआ। राज्यपाल ने अपने विशेषाधिकार और संविधान के अनुच्छेद 174 का इस्तेमाल करते हुए पूरी की पूरी विधानसभा को ही भंग कर दिया। जब विधानसभा ही भंग हो गई तो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री का पद अपने आप शून्य हो गया। राजभवन से बाकायदा इसका आधिकारिक ऐलान किया गया। यह एक ऐसा तमाचा था जिसकी गूंज पूरे देश ने सुनी। अगर वो चाहती तो एक गरिमामयी तरीके से इस्तीफा दे सकती थी, जैसा कि लोकतंत्र की परंपरा रही है। लेकिन सत्ता के मोह ने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया था कि वे अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल तक बदलने को तैयार नहीं थी। कई घंटों तक वो खुद को चीफ मिनिस्टर ही लिखती रही। यह एक बहुत ही हास्यास्पद और शर्मनाक स्थिति थी, जिसने यह साबित कर दिया कि उनका लोकतंत्र या संवैधानिक मर्यादाओं से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि जब हवा का रुख बदलता है तो सबसे पहले मौसम का मिजाज भांपने वाले ही अपना चोला बदलते हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस, जिस पर हमेशा से यह आरोप लगता रहा कि वह एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम करती है, उसने भी रातों रात अपने तेवर बदल लिए। यह बदलाव इतना हैरान करने वाला था कि लोग अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाए। कोलकाता पुलिस ने तुरंत ही पूर्व मुख्यमंत्री को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से अनफॉलो कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि अब यह महिला चुनाव हार चुकी हैं और जबरन मुख्यमंत्री का टैग लगाकर घूमना
न सिर्फ अनैतिक है बल्कि गैर कानूनी भी है। उसी पुलिस ने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को फॉलो करना शुरू कर दिया। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए पुरानी सत्ताधारी पार्टी की एक बड़ी महिला सांसद और पत्रकार को कानूनी नोटिस थमा दिया। उनका अपराध यह था कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर हिंसा भड़काने वाला एक वीडियो साझा किया था। पुलिस ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि या तो तुरंत कानूनी सलाह लें या फिर इस भड़काऊ पोस्ट को हटा दें, वरना समाज में तनाव फैलाने के आरोप में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो सांसद महोदया इस नोटिस को देखकर बुरी तरह तिलमिला गईं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि जो पुलिस कल तक उनकी मुट्ठी में थी, वो आज कानून का पाठ कैसे पढ़ा रही है। यही है नए बंगाल का बदलता हुआ चेहरा। हालात पलट चुके हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं और कानून ने अपनी खोई हुई गरिमा वापस पाना शुरू कर दिया है। भारतीय दृष्टिकोण से अगर इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण किया जाए तो यह सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं था। पश्चिम बंगाल भारत का एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य है। वहां जिस तरह से पिछले कुछ सालों में राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रखकर एक खास तरह की राजनीति की जा रही थी, उसने पूरे देश की चिंताएं बढ़ा दी थीं। घुसपैठ, सिंडिकेट राज, राजनीतिक हत्याएं और तुष्टीकरण ने वहां के समाज को खोखला कर दिया था। अब शुभेंदु अधिकारी के हाथों में सत्ता की बागडोर आने का सीधा मतलब यह है कि भारत की पूर्वी सीमा पर एक मजबूत और राष्ट्रवादी दीवार खड़ी हो गई है। यह पूरे भारत के उन 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है जो बंगाल में हो रही हिंसा और अत्याचारों की तस्वीरें देखकर व्यथित होते थे। शुभेंदु अधिकारी उस बीमारी की नस नस से वाकिफ हैं जो बंगाल के सिस्टम में फैल चुकी है। वो जानते हैं कि किन अधिकारियों ने सत्ता का दुरुपयोग किया, किन बाहुबलियों ने आम जनता को डराया और कौन से सिंडिकेट राज्य के संसाधनों को लूट रहे थे। उनके पास वो अनुभव और वो इच्छा शक्ति है जो इस पूरे सड़े हुए तंत्र की गहराई से सफाई कर सकती है। हालांकि हमें यह भी समझना होगा कि इतने सालों की गंदगी को रातों रात साफ नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल को पूरी तरह से भयमुक्त समाज बनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। यह नई सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कानून अपना काम करे और किसी भी तरह की राजनीतिक गुंडागर्दी को सिर न उठाने दिया जाए। जब केंद्रीय नेतृत्व वहां पहुंचा तो जिस गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ, जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के उद्घोष से आसमान गुंजा दिया और जिस अपनत्व के साथ गृह मंत्री ने शुभेंदु अधिकारी की पीठ थपथपाई, वह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि दिल्ली का पूरा आशीर्वाद आशाई अब बंगाल के इस नए नायक के साथ है। यह एक नए अध्याय की शुरुआत है जहां विकास भी होगा, सुशासन भी होगा और उन ताकतों का समूल नाश भी होगा जिन्होंने इतने सालों तक बंगाल की महान संस्कृति और उसकी जनता को बंधक बनाकर रखा था। बंगाल अब बदल रहा है और यह बदलाव पूरे भारत को एक नई दिशा दिखाएगा। इस ऐतिहासिक और नए पश्चिम बंगाल के उदय पर आपकी क्या राय है, यह आप खुद तय करें। लेकिन एक बात तय है कि आने वाले समय में बंगाल की राजनीति का यह नया रंग पूरे देश की दिशा और दशा तय करने वाला है।